नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बेहद दिलचस्प किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं। चंद्रेल भट्टाचार्य की रुआबनामा। ये कोई सीधी सादी कहानी या विश्लेषण की किताब नहीं है, बल्कि ये व्यंग्यात्मक लेखों का एक संग्रह है जिसमें अलग-अलग किरदार मतलब पहली आवाज में खुद अपनी जुबानी अपनी बात रखते हैं। और मजेदार बात यह है कि ये किरदार अक्सर हमें जाने पहचाने से लगते हैं। हाँ। शायद अखबारों की सुर्खियों से, टीवी की बहसों से या हमारे आसपास के समाज से ही। और ये किरदार कर क्या रहे हैं? वे अपने कामों, अपने नजरिए, अपनी हरकतों को जो अक्सर बड़ी अजीब, अटपटी या कभी-कभी तो पूरी तरह गलत होती हैं, हाँ। बड़े ही आत्मविश्वास और अनोखे तर्कों के साथ सही। सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। सोचिए, जैसे कोई नेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई अफसर खुद मंच पर आकर अपनी सफाई दे रहा हो, अपना रुआब या रुतबा दिखा रहा हो। लेकिन उनकी बातों के पीछे छिपा है लेखक का तीखा कटाक्ष, समाज और समकालीन घटनाओं पर एक चुभता हुआ व्यंग्य। बिल्कुल। रुआबनामा एक तरह का आईना है। हाँ, जिसमें हमें सार्वजनिक जीवन की विडंबनाएं, पाखंड और कई बार तो सरासर बेतुकापन साफ नजर आता है। लेखक की शैली बहुत खास है। वो अतिशयोक्ति मतलब बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने, विडंबना और गहरे काले हास्य का इस्तेमाल करते हैं। हर किरदार अपने रुआब, अपनी अकड़, अपनी रुतबेल, अपनी शान को बनाए रखने और उसे सही साबित करने की एक जद्दोजहद में लगा है। और इसी कोशिश में अनजाने में ही वो अपनी असलियत, अपनी कमजोरियां और अपने पाखंड को उजागर कर देता है। तो आज का हमारा इरादा है इस किताब के कुछ किरदारों की सोच की परतों को खोलना, उनके तर्कों के पीछे छिपे व्यंग्य को समझना और देखना कि ये किरदार हमारे समय और समाज के बारे में क्या कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। और कहाँ से बेहतर, राजनीति और सत्ता के गलियारों से। किताब ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है, जैसे एक नेताजी हैं जो एक बेहद दुखद घटना, एक किसान मंच के सामने आत्महत्या कर लेता है, उसके दौरान भी अपना भाषण बेरोक-टोक जारी रखते हैं। हाँ, ये किरदार अपने बचाव में तर्क देता है कि उस वक्त एक बड़े मुद्दे पर बात हो रही थी, देशहित की बात हो रही थी, और ऐसे में एक व्यक्ति की मौत जैसी छोटी घटना से विचलित होना या भाषण रोकना सही नहीं था। ये उस मानसिकता पर सीधा व्यंग्य है जो सत्ता के नशे में या बड़े लक्ष्यों के नाम पर मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह कट जाती है। मानो कहा जा रहा हो, लक्ष्य महान है, इंसान तो आते जाते रहते हैं। उस किरदार के लिए भाषण का प्रवाह, अपना एजेंडा शायद उस किसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती था। ये एक ठंडी, निर्मम संवेदनहीनता है जिसे अक्सर सत्ता के ऊंचे पायदानों पर महसूस किया जा सकता है। ये तो सचमुच परेशान करने वाला है। फिर एक और दिलचस्प किरदार है, एक नेता जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी खुद को एक नायक, एक शहीद की तरह पेश कर रहा है। चिट्ठियां लिख रहा है, डायरी के पन्ने लीक करवा रहा है और बाहर की दुनिया में लगातार हलचल मचाए हुए है। ये किरदार सत्ता से बेदखल होने के बाद भी कहानी को अपने नियंत्रण में रखने की एक जबरदस्त कोशिश दिखाता है। जेल की सलाहों के पीछे से भी वो खुद को एक पीड़ित, एक व्यवस्था का शिकार बताकर जनता की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। ये इस बात पर तीखा कटाक्ष है कि कैसे मीडिया का इस्तेमाल करके भावनाओं को भड़काकर अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है, भले ही आप पर गंभीर आरोप क्यों न हो। जेल की कोठरी भी उसके लिए एक प्रोपेगेंडा का मंच बन जाती है। अच्छा। और इसी से जुड़ा एक और लेख है जिसका जिक्र आपने किया, मेरा दिन कटता नहीं। इसमें जेल में बंद नेता अपनी तन्हाई, अपने अकेलेपन, अपने लोगों द्वारा भुला दिए जाने का दर्द बड़े नाटकीय ढंग से बयान करता है। ये महज दुख का इजहार नहीं, बल्कि एक तरह का, आप कह सकते हैं, भावनात्मक ब्लैकमेल है, ताकि लोग उसकी सजा को भूलकर उस पर तरस खाने लगे। वाह, मतलब सत्ता जाए पर रुतबा न जाए वाली बात है ये तो। और विचारधारा वो तो जैसे मौसम के हिसाब से बदलती है। किताब में एक किरदार है जिसे डिजिटल गिरगिट कहा गया है। पहले तो बड़े क्रांतिकारी तेवर थे, व्यवस्था बदलने की बातें थीं, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, उन्हीं ताकतों से हाथ मिला लिया जिनके खिलाफ झंडा बुलंद किया था। बिल्कुल, ये राजनीतिक अवसरवादिता का एकदम सटीक चित्रण है। किरदार अपनी रंग बदलने को समय की मांग, व्यवहारिक राजनीति या बदलते दौर के साथ बदलना जैसे भारी भरकम जुमलों से सही ठहराता है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता के खेल में सिद्धांत अक्सर महज इस्तेमाल की चीज बन जाते हैं। विचारधारा एक सुविधाजनक पोशाक की तरह है
जिसे जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। लेखक ने इसी तरह के एक और किरदार का जिक्र किया है जिसका शीर्षक है एके धरबो ताके छाड़बो, मतलब इसे पकड़ूंगा उसे छोड़ूंगा। ये किरदार पहले राजनीति से कोसों दूर रहने का दावा करता था, फिर अचानक एक पार्टी का दामन थाम लेता है और इसे अपने व्यक्तिगत विकास या सही रास्ते की खोट का नाम देता है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक निष्ठाएं कितनी खोखली हो सकती हैं। सही कहा। और सिद्धांतों की बात चली है तो हिंसा की भी बात कर लें। एक किरदार है जो कॉलेज में एक शिक्षक पर जग फेंकने जैसी हिंसक हरकत को न सिर्फ सही ठहराता है बल्कि इसे मर्दानगी, पार्टी के प्रति वफादारी और जरूरी राजनीतिक कार्रवाई बताता है। लेख का शीर्षक ही कटाक्ष है, ए आमा जोगिर मुल्क, मतलब ये मेरे जग का मुल्क है। हाँ, ये राजनीति में बढ़ती हिंसा और बाहुबल के महिमा मंडन पर एक गंभीर टिप्पणी है। वो किरदार अपनी गुंडागर्दी को अपनी ताकत मानता है और पढ़े लिखे सभ्य लोगों को कमजोर और डरपोक समझता है। उसके लिए हिंसा राजनीतिक संवाद या तर्क वितर्क का विकल्प नहीं, बल्कि पहला और एकमात्र हथियार है। ये उस सोच पर सीधा प्रहार है जहां तर्क और नैतिकता की जगह बाहुबल ले लेता है और जहां असभ्यता को ही राजनीतिक योग्यता मान लिया जाता है। और जब सत्ता पूरी तरह निरंकुश हो जाए तो क्या होता है? एक तानाशाह का भी नजरिया है किताब में, है ना? युक्ति के मुक्ति, तर्क से मुक्ति, जो बस अपनी मर्जी से बिना किसी तर्क या कारण के लोगों को अजीब और क्रूर सजाएं देता है, सिर्फ इसलिए कि वो ऐसा कर सकता है। हाँ, ये सत्ता के सबसे भयानक और निरंकुश रूप का चित्रण है। एक ऐसा शासक जो तर्क, नैतिकता, कानून सबसे आजाद हो चुका है। उसके लिए उसकी बेतुकी और मनमानी क्रूरता ही उसकी शक्ति का अंतिम प्रमाण है। उसे किसी को जवाब नहीं देना, किसी नियम का पालन नहीं करना। वो जो चाहे कर सकता है और यही एहसास उसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस कराता है। ये दिखाता है कि जब सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं रहता तो वो कैसे इंसानियत से गिरकर वहशीपन की हद तक जा सकती है। तर्क से मुक्ति पाकर वो शासक असल में अपनी ही सनक का गुलाम बन जाता है। राजनीति के इस अंधेरे गलियारे से निकलकर अब जरा चमक दमक वाली दुनिया की ओर चलते हैं, सेलिब्रिटीज की दुनिया। किताब में यहाँ भी दिलचस्प किरदार है। एक मशहूर क्रिकेटर है जो अपनी आत्मकथा में बरसों पुराने राज खोलता है, टीम के साथियों और अधिकारियों पर आरोप लगाता है, लेकिन ये सब वो तब करता है जब उसका अपना करियर पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है, रिटायरमेंट के बाद। लेख का शीर्षक है इस्तेमाल भूल हो जाती है, यानी इस्तेमाल करने में भूल हो जाती है। और ये इस बात पर तीखा व्यंग्य है कि कैसे सेलिब्रिटीज अक्सर सच को भी अपने सुविधा और सुरक्षा के हिसाब से पेश करते हैं। वो किरदार बरसों तक हुई नाइंसाफियों पर अपनी चुप्पी को तब करियर बचाने की मजबूरी बताता है, और अब जब कोई खतरा नहीं है तो सच बोलने को बहादुरी और जमीर की आवाज का नाम देता है। अच्छा, ये एक तरह की सिलेक्टिव नैतिकता है। जब जोखिम था तब चुप्पी साध ली, जब सब सुरक्षित है तो क्रांतिकारी बन गए। सच भी जैसे एक मार्केटिंग टूल बन गया है। बिल्कुल। और फिर एक सुपरस्टार एक्टर का किरदार है टॉपलेस मसीहा। ये महाशय अपने हर विवादित काम, हर गैर कानूनी हरकत को अपनी शोहरत का साइड इफेक्ट या यूं कहें कि अपना हक समझते हैं, और साथ ही खुद को गरीबों का उद्धार करने वाला समाज का मसीहा मानते हैं। ये सेलिब्रिटीज के उस अहंकार पर कटाक्ष है जहां उन्हें लगता है कि उनकी शोहरत उन्हें कानून और समाज के नियमों से ऊपर उठा देती है। वो किरदार अपने दान पुण्य का खूब ढिंडोरा पीटता है ताकि उसके गलत कामों, विवादों पर पर्दा पड़ा रहे। उसे लगता है कि अगर वो थोड़ी चैरिटी कर दें तो समाज और कानून को उसके आगे झुक जाना चाहिए। ये मसीहा कॉम्प्लेक्स उन लोगों में अक्सर दिखता है जिन्हें लगता है कि पैसा और प्रसिद्धि उन्हें कुछ भी करने का लाइसेंस दे देते हैं। हाँ, वो अपनी पब्लिक इमेज को बड़ी सावधानी से गढ़ते हैं। बिल्कुल, जिसमें परोपकार एक मुखौटा बन जाता है। और आजकल के एक और ट्रेंड पर भी नजर है लेखक की, एटीट्यूड वाला कल्चर। एक युवा बेहद गुस्सैल क्रिकेटर है, कूल का बाप हॉट, कूल का बाप हॉट। मैदान पर बदतमीजी, गाली गलौज, आक्रामक व्यवहार, इसी को वो अपना स्टाइल मानता है और कहता है कि यही उसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। हाँ, यह आजकल की उस संस्कृति पर व्यंग्य है जहां अक्खड़पन, गुस्सा और बदतमीजी को कूल, एटीट्यूड या बिंदास होने का सबूत माना जाता है। वो किरदार विनम्रता, खेल भावना जैसी चीजों को कमजोरी की निशानी समझता है। वो अपने बुरे बर्ताव को ये कहकर सही ठहराता है कि यही उसकी असली पहचान है, यही उसका स्वैग है, और युवा पीढ़ी इसी से कनेक्ट करती है।
ये उस खतरनाक ट्रेंड पर सवाल उठाता है जहां नकारात्मक व्यवहार न सिर्फ स्वीकार्य हो गया है बल्कि एक तरह का फैशन स्टेटमेंट बन गया है। सही है। अच्छा, सफलता की भी अपनी चुनौतियां होती हैं। एक और किरदार है एक बेहद सफल क्रिकेट कप्तान जे स्टार से मॉन्स्टर। जो स्टार वो मॉन्स्टर। वो इस बात पर सोचता है कि जनता का मिजाज कितनी जल्दी बदलता है। आज जो सिर आंखों पर बिठाते हैं, कल जरा सी असफलता पर उसी को जमीन पर पटकने को तैयार रहते हैं। और लोगों को मशहूर हस्तियों की नाकामी पर एक अजीब सी खुशी, शादुनफ्रॉइड जिसे कहते हैं, वो क्यों मिलती है? ये किरदार सफलता के शिखर पर महसूस होने वाले अकेलेपन और दबाव को दिखाता है। स्टारडम की चमक के पीछे का अंधेरा। वो महसूस करता है कि जनता की नजरें कितनी बेरहम हो सकती हैं। तारीफ से नफरत में बदलने में उन्हें पल भर भी नहीं लगता। ये किरदार समाज की उस प्रवृत्ति पर भी उंगली उठाता है जो सफल लोगों को हमेशा शक की निगाह से देखती है, मानो उनकी सफलता में जरूर कोई बेईमानी या खोट होगी ही होगी। ये दिखाता है कि स्टारडम सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक भारी बोझ भी है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर सकता है। और असंवेदनशीलता की बात करें तो एक गायक का किरदार है क्यों केटा ओ घ्यों केटा, कोई खास और भौंकने वाला। ये महाशय सड़कों पर सोने वाले बेघर लोगों को कुत्ता कहने जैसे बयान देते हैं और उसे सही ठहराते हैं। उनके लिए अमीरी ही श्रेष्ठता का पैमाना है। ये समाज में बढ़ती हुई हृदयहीनता और खासकर गरीबों और वंचितों के प्रति तिरस्कार की भावना पर एक बहुत ही कड़वा व्यंग्य है। किरदार अपनी निजी या व्यावसायिक असफलताओं का गुस्सा और खीज समाज के सबसे कमजोर तबके पर निकालता है। वो मानता है कि पैसे वाले ही असली इंसान हैं, बाकी सब तो कीड़े मकोड़े या भौंकने वाले कुत्ते हैं। ये उस खतरनाक मानसिकता पर चोट है जो इंसानियत को दौलत से तौलती है और गरीबों को इंसान समझने तक से इनकार कर देती है। बाप रे। खेल की दुनिया में एक और दिलचस्प किरदार है जो क्रिकेट में एक नए तेज फॉर्मेट को लेकर आता है और दावा करता है कि ये एक क्रांति है। बिप्लब के ठिंगिए चे क्रांति की फीस ली है। वो अपने इस बिजनेस मॉडल को क्रांति का नाम देता है और इससे होने वाली कमाई को अपनी क्रांति की फीस बताता है। हाँ, ये खेल के बढ़ते व्यवसायीकरण और उसे महज एक मनोरंजन उत्पाद, एक इवेंट में बदल देने की प्रक्रिया पर जबरदस्त कटाक्ष है। वो किरदार तर्क देता है कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है, उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इसलिए उन्हें क्रिकेट का छोटा, तेज, मसालेदार वर्जन चाहिए। वो इसे आधुनिक जीवन की जरूरत बताता है, मानो T20 क्रिकेट लाना कोई सामाजिक सुधार या क्रांति हो। खेल की आत्मा को मारकर उसे बाजार में बेचने और फिर उसे क्रांति का नाम देने के पाखंड पर यह व्यंग्य चोट करता है। जैसे फास्ट फूड ने पारंपरिक भोजन को चुनौती दी, बिल्कुल वैसे ही ये फॉर्मेट खेल की गहराई को खत्म कर रहा है एक तरह से। और जब किसी मशहूर खिलाड़ी की मौत होती है तो समाज कैसे रिएक्ट करता है, इस पर भी एक लेख है मृत्यु और महोत्सव, जहां दुख एक सार्वजनिक प्रदर्शन, एक इवेंट बन जाता है। हाँ, यह इस बात पर व्यंग्य है कि कैसे आजकल त्रासदियां भी मीडिया के लिए एक इवेंट, एक तमाशा बन जाती हैं। किसी की मौत पर शोक मनाने की बजाय भावनाओं का एक होड़ भरा सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू हो जाता है। कौन कितने ज्यादा आंसू बहा रहा है, कौन कितने भावुक शब्द लिख रहा है। दुख एक निजी और गहरा अनुभव होने के बजाय एक दिखावे की चीज बन जाता है जो कई बार बहुत खोखला और बनावटी लगता है। असली भावनाएं इस दिखावे के शोर में कहीं दबकर रह जाती हैं। हाँ, इन किरदारों से आगे बढ़ें तो किताब राष्ट्रवाद, पहचान और हमारे पूर्वाग्रहों जैसे मुद्दों को भी व्यंग्य के जरिए छूती है। एक किरदार है जो भारत के मंगल मिशन की सफलता का जोर शोर से ढिंडोरा पीट रहा है, खासकर इस बात पर कि ये कितने कम खर्चे में हुआ। नासा के बदले नस्सी पिला। भले ही मिशन की वैज्ञानिक क्षमताएं या उद्देश्य सीमित ही क्यों न रहे हों। ये उस तरह के सस्ते राष्ट्रवाद और पीआर की राजनीति पर व्यंग्य है, जहां तथ्यों और असल उपलब्धि से ज्यादा प्रतीकात्मक जीत और भावनाओं को भुनाने पर जोर होता है। किरदार इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमने कितने कम पैसों में कर दिखाया, ये सवाल पूछे बिना कि हमने क्या हासिल किया। ये उस प्रवृत्ति पर कटाक्ष है जहां जुगाड़ को ही सबसे बड़ी उपलब्धि मान लिया जाता है और कैसे नेता, वैज्ञानिक या अन्य पेशेवरों के काम का श्रेय खुद ले लेते हैं, सिर्फ राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काने और अपनी छवि चमकाने के लिए। सही कहा। और धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा। एक किरदार है जो मानता है कि अगर उसके धर्म का अपमान हुआ है तो उसका जवाब बातचीत या बहस नहीं बल्कि हिंसा ही होनी चाहिए। वो पश्चिमी उदारवाद और सहिष्णुता को कमजोरी की निशानी समझता है। जो उदार से उठो। ये धार्मिक कट्टरता और बढ़ती असहिष्णुता पर एक बेहद गंभीर कटाक्ष है। किरदार अपने विश्वास को इतना नाजुक समझता है कि उसे लगता है कि किसी भी आलोचना या सवाल से उसे बचाने के लिए हिंसा जरूरी है।
वो उदारता, बातचीत, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश, इन सबको कायरता या कमजोरी मानता है। उसके लिए ताकत का प्रदर्शन ही विश्वास की असली पहचान है। ये उस खतरनाक सोच को उजागर करता है जो किसी भी तरह के संवाद की गुंजाइश खत्म कर देती है और अपने नजरिए को ही अंतिम सत्य मानती है। और ये पूर्वाग्रह सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं, नस्ल तक भी जाते हैं, है ना? अमेरिका ने एक श्वेत पुलिस अफसर का नजरिया दिखाया गया है, धवधबे और कचकचे, धवल और मैला। वो नस्लीय पूर्वाग्रहों के चलते एक निहत्थे अश्वेत किशोर को गोली मार देता है और फिर अपने इस भयानक कृत्य को सही ठहराने के लिए दलीलें देता है। हाँ, ये नस्लीय भेदभाव और पुलिस की बर्बरता पर एक बहुत ही शक्तिशाली और विचलित करने वाली टिप्पणी है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सालों से मन में बैठे गहरे पूर्वाग्रह तर्क और विवेक पर हावी हो जाते हैं। वो अफसर उस किशोर को उसके रंग के कारण पहले से ही एक खतरे के रूप में देखता है और फिर अपनी इस धारणा को सही साबित करने के लिए सबूत गढ़ता है। वो अमानवीय कृत्य को आत्मरक्षा, ड्यूटी का पालन या कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे शब्दों के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्थागत नस्लवाद काम करता है, जहां पीड़ित को ही अपराधी बना दिया जाता है और पूर्वाग्रह सच्चाई का स्थान ले लेते हैं। किताब कला, संस्कृति और अतीत के प्रति हमारे मोह जैसे विषयों पर भी व्यंग्य करती है। एक कलाकार का किरदार है काक सर्वस्व परिवेदना, कौवा केंद्रित दुख। वो खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझता है, लेकिन समाज उसकी कला की कद्र नहीं करता। तो वो पूरे समाज की आलोचना करता है कि लोग कला को समझने लायक ही नहीं है। बिल्कुल, ये कलाकार के अहंकार और उसकी आत्ममुग्धता पर कटाक्ष है। वो अपनी कला को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज मानता है, और अगर लोगों को वो पसंद नहीं आती या समझ नहीं आती तो इसमें लोगों की गलती है, उसकी नहीं। ये लेख कला की फंडिंग से जुड़े विवादों और कैसे राजनीतिक संरक्षण या करीबी कभी-कभी कलात्मक आलोचना को दबा सकती है, इस पर भी इशारा करता है। साथ ही ये उस पुराने क्लीशे महान अकेला कलाकार बनाम अज्ञानी समाज पर भी व्यंग्य है, जहां कलाकार अक्सर खुद को पीड़ित और बाकी दुनिया को नासमझ मानता है। और आखिर में बंगाली समाज की एक खास प्रवृत्ति पर भी एक मजेदार लेख है, अतीत के प्रति जरूरत से ज्यादा मोह, स्केलेटन कंपनी। हाँ, इसमें लेखक बंगाली समाज की उस आम आदत की आलोचना करते हैं जहां लोग लगातार अपने गौरवशाली अतीत, अपने स्वर्ण युग का गुणगान करते रहते हैं और इस चक्कर में वर्तमान की चुनौतियों, समस्याओं और यहां तक कि उपलब्धियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। यह हमेशा गुजरे जमाने के कंकालों को सीने से लगाए रखने और उसी में जीने की इच्छा पर व्यंग्य है। लेखक इशारा करते हैं कि कैसे अतीत का यह भारी बोझ वर्तमान को पंगु बना सकता है और भविष्य की ओर देखने से रोक सकता है। तो ये थी चंद्रल भट्टाचार्य की किताब रुआबनामा, क्योंकि दुनिया की कह सकते हैं एक थोड़ी विस्तृत झलक, अलग अलग किरदारों की आवाज़ें, उनकी ये तर्क हमें हंसाते हैं, कभी असहज करते हैं, चौंकाते हैं और सबसे ज़रूरी सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, ये किरदार भले ही लेखक की कल्पना की उपज हों और कभी-कभी हाँ अतिरंजित लगें, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे अपने अंदर छिपी कुछ प्रवृत्तियों की झलक मिलती है। शायद यही व्यंग्य का असली कमाल है। वो कड़वी से कड़वी सच्चाई को भी इस तरह सामने रखता है कि हम उसे देख पाते हैं, उस पर हंस पाते हैं और शायद हंसते हंसते उस पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये किताब हमें उकसाती है कि हम सतह के नीचे झांकें, चमकदार बातों और ऊंचे दावों के पीछे छिपे पाखंड को पहचानें। सार्वजनिक जीवन में जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे जस का तस स्वीकार न करें, बल्कि उस पर सवाल उठाएं। ये महज मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह की सामाजिक पड़ताल भी है। और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। जब हम इन किरदारों की हरकतों पर हंसते हैं, उनकी दलीलों का मजाक उड़ाते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, तो क्या हम एक पल रुककर सोचते हैं कि कहीं अनजाने में हम खुद के ही किसी हिस्से को तो नहीं देख रहे? हाँ, क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा रुआब है, कोई ऐसी तकड़ या कोई ऐसा पूर्वाग्रह है जिसे हम रोजाना अजीबोगरीब तर्कों से सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं? एक बेहद दिलचस्प और शायद थोड़ा असहज करने वाला सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए ज्ञानवर्धक और दिलचस्प रही होगी। धन्यवाद।